नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गंगा एकेडमी में आपका स्वागत है। यूपीपीसीएस 2022 परीक्षा का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आवेदन की प्रारंभ होने की तिथि क्या है, आवेदन की लास्ट तिथि क्या है और इससे रिलेटेड जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं, कौन कौन से पद हैं, कितने पद हैं, इन सारे मुद्दों के बारे में बात करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इम्पोर्टेंट्स डेट्स के बारे में। तो यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2022 इसकी आवेदन होने की तिथि है, जो प्रारंभ होने की तिथि है वो 16 मार्च 2022 जो कि शुरू हो चुका है। और परीक्षा शुल्क जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो 12 अप्रैल है। 12 अप्रैल तक आप अपनी फ़ीस जमा कर सकते हैं। और आवेदन को स्वीकार करने सबमिट की जो लास्ट तिथि है जो है 16 अप्रैल 2022। तो इस तरह आप यूपीपीसीएस 2022 के लिए 16 अप्रैल 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। इससे पहले कि मतलब लास्ट डेट निकल जाए, आप मैक्सिमम पॉसिबल हो सके तो समय पे आवेदन मतलब कर दें, सो दैट कि आपको आपने जो भी सेंटर चूज करेंगे वो आपको आराम से अलॉट हो सके। चलिए और कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में देखते हैं। ये सारी सूचनाएं बैंक वगैरह से रिलेटेड हैं। और उसके बाद दी गया है कि आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी मस्ट है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाद में जो भी सूचनाएं आपको आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के ऊपर ही प्रेषित की जाएंगी। तो ये ध्यान रखना है। और आप अपने लिए एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी फिक्स कर लीजिए, उसको चेंज नहीं करना है और उसको हर एग्ज़ाम्स के लिए इस्तेमाल करना है। उसके बाद आप सबसे पहले अपने आप को यूपीपीसीएस की वेबसाइट पर रजिस्टर करेंगे यूपीपीएससी के लिए। उसके बाद ऑनलाइन आवेदन शुरू करेंगे। तो वही सारी बातें लिखी गई हैं कि आपको कैसे आवेदन करना है और क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, पेमेंट कैसे करना है एंड अदर चीज़ें। उसके बाद बात करते हैं परीक्षा शुल्क के बारे में। तो जो आवेदन शुल्क है वो जनरल, ईडब्ल्यूएस और पिछड़ा वर्ग उनके लिए 125 रुपये है। एससी एसटी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए जो आवेदन शुल्क है वो 65 रुपये है। दिव्यांग श्रेणी के लिए आवेदन शुल्क 25 रुपये है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए आवेदन शुल्क 65 रुपये हैं। और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, महिला, कुशल और उत्कृष्ट खिलाड़ी, इनके लिए जो आवेदन शुल्क है वो अपनी श्रेणी के अनुसार ही है। नेक्स्ट देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। यहाँ पे भी सेम इन्फॉर्मेशन दी गई है कि आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। और अगर आपका रजिस्ट्रेशन करते वक्त कोई मतलब एरर हो जाता है, कोई रॉन्ग एंट्री हो जाती है, तो उनको सुधार करने का तरीका दिया गया है कि आप उसमें जाके दोबारा मॉडिफाई रजिस्ट्रेशन में करके आप दोबारा उसको सुधार कर सकते हैं। उसके लिए आपने जो मोबाइल नंबर इंटर किया था उसके ऊपर ओटीपी आएगा और फिर आपको इंटर करने के बाद आप अपने एप्लीकेशन में कुछ सुधार कर सकते हैं। अब रिक्तियों के बारे में बात करते हैं कि कितने पद हैं टोटल हैं यूपीपीसीएस परीक्षा 2022 में। तो इसके लिए लगभग 250 पद हैं। और इसमें लिखा गया है कि परिस्थितियों के आवश्यकता अनुसार जो रिक्तियां हैं वो घट और बढ़ सकती हैं। इसके बाद इसमें बात करते हैं कि कौन कौन से ग्रेड पे के अंतर्गत इसके अंतर्गत नौकरियां हैं। तो सबसे पहले जो इसमें जो पे बैंड है वो 93 से 34,800 है, जो कि 4600 ग्रेड पे की नौकरी है। इसके लिए कुछ पोस्ट हैं। उसके अलावा नायब तहसीलदार जो कि 4200 ग्रेड पे की नौकरी है, उसकी भी पोस्ट है। और उसके अलावा जो नेक्स्ट पोस्ट है वो 15,600 से लेकर 39,100 ग्रेड पे की भी नौकरियां हैं, जो कि 5400 ग्रेड पे की है। तो ये ग्रेड ए में आता है। बाकी ये जो सर्विसेज हैं वो ग्रेड बी में आती हैं। तो इन सारे जो नौकरियों की भर्ती है वो यूपीपीसीएस 2022 के परीक्षा के द्वारा की जाएंगी। इसके अंतर्गत कौन कौन सी पोस्ट आती हैं उनके बारे में भी देख लेते हैं। तो यूपीपीसीएस 2022 के द्वारा डिप्टी कलेक्टर, पुलिस उपाधीक्षक, खंड विकास अधिकारी जिसको बीडीओ बोलते हैं, ये डीएसपी, डिप्टी कलेक्टर, डीसी, उसके अलावा सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, असिस्टेंट कमिश्नर, वाणिज्य इनकम टैक्स से रिलेटेड, जिला कमांडेंट होमगार्ड्स और गन्ना पर्यवेक्षक, बहुत सारे पोस्ट हैं जो कि यूपीपीसीएस के द्वारा मतलब एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है और उनकी नियुक्ति की जाती है। जैसे जिला पिछड़ा विभाग कल्याण अधिकारी, नायब तहसीलदार, जिला बचत अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी। तो इन सारे जो अधिकारियों की जो
नियुक्ति है वो यूपीपीसीएस एग्ज़ाम के द्वारा की जाती है। इसके अलावा देखते हैं ये आरक्षण की बात करते हैं तो आरक्षण जो है आपके खुद की जो भी कैटेगरी है ओबीसी एससी एसटी या फिर ईडब्ल्यूएस उनके अनुसार आपको आरक्षण की सुविधा दी जाएगी और जो भी छूट हैं जो भी अप्लीकेबल छूट हैं वो आपको मिलेगी। जो अगर एक सर्विसमैन है या एसएससी अधिकारी हैं तो उनको भी अपने उस नियम के अनुसार आपको छूट मिलेगी। नेक्स्ट जो एलिजिबिलिटी दी गई है वो है वैवाहिक स्थिति के बारे में कि ऐसा पुरुष जिनकी एक से अधिक जीवित पत्नियां हैं या फिर ऐसी पत्नी जो ऐसे किसी पुरुष से शादी करती है जिसकी ऑलरेडी एक शादी हो चुकी है और उसकी जीवित पत्नी है तो इस ऐसे लोग जो हैं आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होंगे जब तक कि महामहिम राज्यपाल ने उक्त शर्तों में छूट प्रदान नहीं दी हो। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है कि वैवाहिक स्थिति भी इसके लिए एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। नेक्स्ट है जो मेन है वो शैक्षिक अर्हता से रिलेटेड है। तो शैक्षिक अर्हता के लिए जो जनरल पोस्ट हैं जैसे आपका डिप्टी कलेक्टर डिप्टी एसपी या वाणिज्य ये सब चीज़ों के लिए जो योग्यता है वो है विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त करनी चाहिए कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए। उसके अलावा कुछ पोस्ट हैं जिनके लिए स्पेशल एजुकेशन मांगा गया है जैसे कि ये है पद नाम उप निबंधक सहायक अभियोजन अधिकारी परिवहन इसके लिए विधि स्नातक होने चाहिए। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सह जिला विद्यालय निरीक्षक या जिला प्रशासनिक अधिकारी इनके लिए स्नातकोत्तर उपाधि होनी चाहिए। जिला लेखा परीक्षा अधिकारी इनके लिए वाणिज्य स्नातक होने चाहिए। या फिर आपका एक रसायनज्ञ के लिए जो है कार्बनिक रसायन विज्ञान में एमएससी होना चाहिए। या फिर ये जो भी क्राइटेरिया हैं उनको आपको एक बार देख लेना है कि क्या आप उस पोस्ट के लिए फिट हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं उसके अनुसार ही आप अप्लाई करें। जैसे जिला गन्ना अधिकारी इनके लिए कृषि स्नातक होने चाहिए। एग्रीकल्चर में आपको बीएससी किया होना चाहिए। श्रम परिवर्तन अधिकारी के लिए अलग से चीज़ें दी हैं कि आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए स्नातक उपाधि होनी चाहिए। या फिर मतलब इससे रिलेटेड अर्थशास्त्र या समाजशास्त्र में आपको एक कुछ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होने चाहिए। तो ये सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं। उसके अलावा कुछ मेडिकल रिक्वायरमेंट भी हैं। शारीरिक मापदंड की बात भी करते हैं कि कुछ पोस्ट के लिए स्पेशल शारीरिक मापदंड चाहिए। जैसा कि देख पा रहे हैं ये हैं पुलिस उपाधीक्षक डिप्टी एसपी पोस्ट के लिए पुरुष अभ्यर्थी हैं उनके लिए जो जनरल या फिर ओबीसी या फिर अनुसूचित जाति के उनके लिए जो हाइट होनी चाहिए वो 165 सेंटीमीटर होना चाहिए और चेस्ट 84 सेंटीमीटर होना बिना फुलाए और फुलाने पे 85 सेंटीमीटर। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी कंप्लीट होने चाहिए। नहीं तो कई बार सिलेक्शन हो जाता है और आप मेडिकल स्टैंडर्ड को कंप्लीट नहीं कर पाते तो उसकी वजह से अभी आपको मतलब सिलेक्शन में समस्या आती है आपको फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो ये चीज़ें भी देख लेना है कि आप कौन सी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। जैसे अनुसूचित जाति है उनके लिए जो ऊंचाई चाहिए उनकी हाइट चाहिए वो 160 सेंटीमीटर चाहिए। इसी तरह महिलाओं है तो जो हाइट की रिक्वायरमेंट है वो 152 सेंटीमीटर है। अनुसूचित जनजातियाँ हैं उनके लिए जो हाइट की रिक्वायरमेंट है 147 सेंटीमीटर है। और सभी 5 श्रेणियों की महिला अभ्यर्थियों है तो न्यूनतम वजन जो मिनिमम वेट जो 40 की जगह निर्धारित किया गया। तो ये सारी चीज़ें एक बार अपना क्राइटेरिया देख लेना है। सेम जिला कमांडेंट्स के लिए भी पुरुष अभ्यर्थी हैं उनकी हाइट जो है 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। महिला अभ्यर्थी हैं उनकी हाइट 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये और जो कुछ पहाड़ी रीजन के लोग हैं उनकी हाइट में थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिला है उनको 160 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट होनी चाहिए। उसके अलावा जो चेस्ट से रिलेटेड जो एलिजिबिलिटी है वो सारी कंप्लीट होनी चाहिए। आप कानूनी निरीक्षक है तो इसमें हाइट है इसके लिए भी पुरुष अभ्यर्थी की हाइट 167 सेंटीमीटर। महिला अभ्यर्थी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 147 सेंटीमीटर। अन्य महिला अभ्यर्थियों के लिए 152 सेंटीमीटर। तो ये सारे एलिजिबिलिटी कंप्लीट होनी चाहिए। उप करापाल पद हेतु भी हाइट 168 सेंटीमीटर महिला अभ्यर्थियों के लिए 152 सेंटीमीटर रखी गई है। ये सारे मेडिकल रिक्वायरमेंट हैं। उसके अलावा हम आगे देख लेते हैं क्या चीज़ें दी गई। आयु सीमा तो एज रिलैक्सेशन की बात करते हैं कि एज कितनी होनी चाहिए। तो जो अभ्यर्थियों की हाइट है अभ्यर्थियों की जो उम्र है वो 1 जुलाई 2022 को 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक की होनी चाहिए। मतलब आपकी उम्र जो है 21 से 40 वर्ष के बीच में है तो आप यूपीपीसीएस एग्ज़ाम 2022 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा जो दिव्यांग लोग हैं उनके लिए अधिकतम आयु सीमा जो है 55 वर्ष दी गई है।
आयु अधिकतम आयु में छूट का प्रावधान भी है, जैसे कि ओबीसी कैंडिडेट हैं उनके लिए 5 वर्ष की छूट दी जाती है। उसके अलावा अगर कोई भूतपूर्व सैनिक या ऐसे अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारी हैं उनके लिए सेना में की गई सेवा प्लस 3 वर्ष की छूट अनुमन्य दी गई हैं। तो ये सारी चीज़ें एज रिलैक्सेशन से रिलेटेड है। और इसके अलावा और कुछ सूचनाएं उनको देख लेते हैं। तो इधर भी सारे एप्लीकेशन से रिलेटेड ही चीज़ें दी गई हैं, तो इनको एक बार आप अच्छे से पढ़ लीजिए अप्लाई करने से, सो दैट कि कुछ ऐसी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना हो जाए। वैसे तो मैं जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उन सारे को आपके सामने प्रदर्शित कर रहा हूँ, बट फिर भी कुछ चीज़ें हैं तो उनको एक बार देख लेना चाहिए। तो देखते हैं उसके बाद क्या है। ये सारे फॉर्म भरने के बारे में डिटेल्स हैं, कैसे आपको फॉर्म्स अप्लाई करने हैं और क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट है उनके लिए। कुछ फॉर्म्स हैं कि कैसे होने चाहिए। आपकी फ़ोटो की साइज़ दिया हुआ है कि इमेज और सिग्नेचर कैसे अपलोड करने हैं। तो इमेज आपका रहेगा, उसके नीचे सिग्नेचर अपलोड होगा, तो इस चीज़ें भी देखनी है। और फ़ोटो की जो साइज़ है ये उनकी ये रिक्वायरमेंट है। उसके अलावा परीक्षा की बात कर लेते हैं कि इसके लिए एग्ज़ाम कैसे होंगे, परीक्षा योजना क्या है। तो परीक्षा योजना के बारे में बात करते हैं तो यूपीपीसीएस परीक्षा 2022 हेतु जो है 3 स्तरों में परीक्षा की जाती है। पहला प्रीलिम्स, उसके बाद मेंस, उसके बाद इंटरव्यू। 3 स्तर की परीक्षा होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम प्रीलिम्स की। तो जो प्रीलिम्स की परीक्षा होती है वो बहुविकल्पीय और वस्तुनिष्ठ प्रकार की होती है। इसके अंतर्गत 2 अनिवार्य प्रश्न पत्र होते हैं और दोनों प्रश्न पत्र में अपेयर होना जरूरी होता है। और प्रत्येक प्रश्न पत्र जो है 200 अंकों का होता है और 2-2 घंटे का होता है। कि फर्स्ट पेपर 200 अंकों का और 2 घंटे का होगा, फिर सेकेंड पेपर भी 200 अंकों का और 2 घंटे का होगा। और इसके जो फर्स्ट पेपर है उसके अंतर्गत 150 प्रश्न होते हैं और जो सेकेंड पेपर हैं उसके अंतर्गत केवल 100 प्रश्न होते हैं। तो ये पॉइंट्स भी ध्यान रखना है। और इसमें प्रश्न पत्र का टाइमिंग लिखा है कि जो प्रथम प्रश्न पत्र होगा वह सुबह में 9:30 से 11:30 बजे तक, और द्वितीय प्रश्न पत्र जो होगा वो 2:30 बजे से लेके 4:30 बजे तक होगा। उसके अलावा क्या लिखा है कि प्रारंभिक परीक्षा का द्वितीय प्रश्न पत्र क्वालिफाइंग टाइप का होगा, जिसमें मिनिमम 33% अंक लाना अनिवार्य है। मतलब कि जो सेकेंड पेपर है 200 मार्क्स का, उसके अंतर्गत आपको केवल 66 मार्क्स लाने हैं। इतना लाने के बाद आप सेकेंड पेपर में क्वालिफाई माने जाएंगे। उसके अलावा जो मेरिट लिस्ट है वो क्या है कि मेन मेरिट लिस्ट जो मेंस के लिए क्वालिफाई होता है वो बनता है पेपर 1 के मार्क्स के आधार पे, कि आपने पेपर 1 में कितने स्कोर किए हैं उसके मार्क्स के आधार पे बनता है। सेकेंड पेपर जो है CSET बोलते हैं इनको, ये क्वालिफाइंग टाइप का होता है। इसमें ओनली 33% मार्क्स लाना ज़रूरी है, लेकिन जो मेन मेरिट बनेगी वो पेपर 1 के नंबर मार्क्स के आधार पर बनेंगे। जो इसमें लिखा है कि योग्यता या मेरिट का निर्धारण उनके प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न पत्र 1 में प्राप्त अंकों के आधार पे ही किया जाएगा। और यहाँ पे एक पॉइंट्स लिखा है कि दोनों प्रश्न पत्र में आपको अपियर होना ज़रूरी है, नहीं तो कोई भी प्रश्न पत्र आपने मिस कर दिया तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट्स है इसमें कि मुख्य परीक्षा के बारे में, लिखित परीक्षा के बारे में बात करता है कि जो आपका मेंस होता है वो रिटेन होता है। तो वो उसमें कितने पेपर होते हैं। तो मेंस में टोटल 6 सामान्य अध्ययन के पेपर होते हैं जो अनिवार्य होते हैं। उसके अलावा एक आपको वैकल्पिक विषय चुनना होता है और उसके भी 2 प्रश्न पत्र होते हैं। तो ये देख लेते हैं जो अनिवार्य विषय हैं। जैसे एक सामान्य हिंदी का पेपर होगा 150 अंकों का, निबंध का पेपर होगा 150 अंकों का। उसके बाद सामान्य अध्ययन 1, सामान्य अध्ययन 2, सामान्य अध्ययन 3 और सामान्य अध्ययन जो 4 के पेपर होंगे 200 अंक के होंगे। उसके अलावा जो आपका जो एक ये बोलते हैं ऑप्शनल जो होता है उसके भी 2 पेपर होंगे। जो ऑप्शनल है जो वैकल्पिक विषय है उसके लिए ये सारे सब्जेक्ट की लिस्ट दी गई है। इन सब्जेक्ट के अंतर्गत से आपको कोई एक सब्जेक्ट चूज करना है। जैसे आपने कृषि चूज कर लिए या फिर गणित या भूगोल चूज कर लिया तो उसके भी 2 पेपर होंगे। और उसके बाद जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है तो उसके इन सारे जो 6 सामान्य अध्ययन और प्लस
आपका जो वैकल्पिक विषय है उसके 2 पेपर के मार्क्स को ऐड करके मेंस की मेरिट बनती है, और उस मेरिट में अंतर्गत जो लो क्वालिफाई होंगे उनको क्या होगा कि फिर अपने पर्सनालिटी टेस्ट या फिर व्यक्तित्व परीक्षा के लिए अपीयर होना पड़ेगा। और व्यक्तित्व परीक्षा जो है टोटल 100 अंकों की होती है। तो आपका पहले प्री हो गया, उसके बाद मेंस हो गया, उसके बाद इंटरव्यू हो गया। तो इंटरव्यू टोटल 100 मार्क्स का होता है। तो इंटरव्यू में अपीयर होने के बाद फिर जो फाइनल मेरिट बनती है वो मेंस प्लस इंटरव्यू दोनों के मार्क्स के आधार पे बनती है, और इसी के आधार पे आपको सिलेक्शन मिलता है। जो टॉप्स जो भी मान लो कि 250 पोस्ट हैं, तो जो टॉप 250 रैंकर्स होंगे उनको पोस्ट अलॉट होगी और बाकी लोगों को पोस्ट अलॉट नहीं होगी। तो ये रहा एंड ऑफ द वीडियो। आशा करते हैं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, आपको कुछ समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड जो भी अगर क्वेरी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।